वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्ययन किया था संज्ञा का, संज्ञा के बाद में हमने अध्ययन किया सर्वनाम का और सर्वनाम के बाद में हमने अध्ययन किया विकारी शब्द विशेषण का, और उसी क्रम में आज हम अध्ययन करने वाले हैं विकारी शब्द क्रिया का। चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण बिंदु। तो क्रिया को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है कि बालक खेल रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है धरती घूम रही है, और तीसरी तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है मोर नाच रहा है। इसके बाद में चौथी तस्वीर में देखिए शिक्षक गणित पढ़ा रहा है। इस तस्वीर में देखिए बालक रो रहा है, और इस तस्वीर में देखिए फूल खिल रहे हैं। दोस्तों इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बालक खेल रहे हैं, धरती घूम रही है, मोर नाच रहा है, शिक्षक गणित पढ़ा रहा है, बालक रो रहा है और फूल खिल रहे हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ने से, इन तस्वीरों को देखने से हमें पता चलता है कि खेल रहे हैं, नाच रहा है, पढ़ा रहा है, रो रहा है, ये कार्य प्रयत्नपूर्वक किए जा रहे हैं। जबकि घूम रही है और खिल रहे हैं, ये कार्य या क्रिया अनायास ही हो रही है, स्वतः ही हो रही है। ये तस्वीरें हमें क्रिया को समझने में मदद करेगी। तो क्रिया की परिभाषा हम देखते हैं, पढ़ते हैं विकारी शब्द क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा क्या है? वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, वह शब्द ही क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, चलना, लिखना, बोलना, खेलना, देना। केवल अकेले शब्द से ही हमें कार्य के होने का बोध चल जाता है, जैसे बोध हो जाता है, जैसे बोलने का कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। तो वाक्य में चाहे प्रयुक्त हो ना हो, अगर अकेला शब्द भी है तो वह शब्द ही हमें कार्य का बोध करा देता है। तो यह अकेला शब्द ही क्रिया कहलाता है, चाहे वाक्य में प्रयुक्त हो या न हो। हम जानते हैं क्रिया विकारी शब्द है। कैसे विकार उत्पन्न होता है? देखिए, रमेश फल खाता है। इस वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है और एक वचन है। अगर हम इसका लिंग बदलते हैं, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग कर्ता प्रयुक्त करते हैं, तो हम नहीं कह सकते मीना फल खाता है। हमें लिखना होगा, हमें पढ़ना होगा, मीना फल खाती है। अगर हम वाक्य के कर्ता के वचन को बदलें, एक वचन से बहुवचन कर्ता प्रयुक्त करें, तो क्रिया में फिर विकार उत्पन्न होगा। वे फल खाते हैं। तो एक वचन पुल्लिंग के साथ में खाता, एक वचन स्त्रीलिंग के साथ में खाती और बहुवचन के साथ में खाते, तो क्रिया में विकार उत्पन्न हो रहा है। अतः क्रिया विकारी शब्द है। धातु किसे कहते हैं? धातु की परिभाषा क्या है? संस्कृत भाषा में क्रिया के रूप को ही धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में जो क्रिया का रूप होता है उसे ही धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। यह पढ़ना क्रिया है तो पढ़ धातु है, लिखना तो लिख, चल, बोल, खा, खेल आदि धातुएं हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार हम देखते हैं। क्रिया को किस किस आधार पे बांटा गया है? सबसे पहले कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे दोस्तों क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद में हम देखते हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। किस प्रकार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, क्रिया की संरचना, क्रिया की रचना, क्रिया का निर्माण किस प्रकार हुआ है। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया को निम्न भेदों में या निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और सहायक क्रिया। ये प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद थे। और अब हम देखते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। आप जानते हैं काल तीन प्रकार के होते हैं, तो काल के आधार पर क्रिया के भेद भी तीन प्रकार के ही होते हैं। कर्म के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और काल के आधार पर।
हम इनको अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर किस प्रकार से बांटा जाएगा? क्रिया के प्रभाव के आधार पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, या कर्म की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। कर्म उपस्थित है तो सकर्मक क्रिया होगी और कर्म अनुपस्थित है वाक्य में तो अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ में और अकर्मक अर्थात जिसके साथ में कर्म नहीं हो। क्रिया का प्रभाव कैसे पड़ता है? क्रिया अपना प्रभाव कैसे डालती है, आइए देखते हैं। क्रिया अपने से ठीक पहले उपस्थित कारक पर अपना प्रभाव डालती है। क्रिया से पहले जो कारक उपस्थित होगा, ठीक पहले क्रिया के पास में जो कारक उपस्थित होगा, उस पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है। देखिए वाक्य निर्माण की प्रक्रिया, वाक्य का निर्माण कैसे होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। अंग्रेजी में भी तो यही है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो क्रिया से पहले दो कारक उपस्थित है, कर्ता कारक और कर्म कारक, लेकिन क्रिया के पास में कर्म कारक उपस्थित है तो क्रिया का प्रभाव इस कर्म कारक पर पड़ेगा। और अगर वाक्य में कर्म अनुपस्थित हो, वाक्य में कर्म हो ही नहीं, कर्ता है लेकिन कर्म नहीं है, और उसके बाद में क्रिया हो, तो वाक्य में यहाँ कर्म उपस्थित है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। और अगर कर्म उपस्थित ही नहीं हो, कर्म बिल्कुल ही उपस्थित नहीं हो, तो क्रिया के पास में कर्ता होगा। तो जहाँ कर्म उपस्थित नहीं हो तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो कर्म उपस्थित है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा, और कर्म उपस्थित नहीं है तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? क्रिया से प्रश्न करेंगे हम। क्रिया से दो प्रश्न पूछने हैं, क्रिया से पूछने हैं प्रश्न, क्या और किसको। अगर क्रिया से हम प्रश्न पूछें और क्रिया ही हमें स्वतः ही बताएगी कि वह कर्मक है या अकर्मक, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। क्रिया से प्रश्न पूछें क्या और किसको, अगर उत्तर में हाँ मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर उत्तर में ना मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया के भेदों को पढ़ने से पहले मैं आपको कारकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। ये कारक हमें क्रिया को समझने में मदद करेंगे। आप जानते हैं कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, रारे री, नाने नी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओ, ये कारकों के विभक्ति चिन्ह है। इन्हें हमें ध्यान में रखना होगा, ये हमें क्रिया को समझने में मदद करेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहला होगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म उपस्थित है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ सकता। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, अर्थात जिस क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित होता है वह सकर्मक क्रिया होगी। कर्म उपस्थित है तभी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। उदाहरण देखिए, बालक चित्र बना रहा है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, नरेश अखबार पढ़ता है, शिशु दूध पीता है, राम ने रावण को मारा, शिकारी ने हिरण को पकड़ा। इन उदाहरणों में हमें दिखाई दे रहा है ये जो लाल कलर में, लाल रंग में हो रहे हैं, ये कर्म है, ये क्रिया है बनाना। बनाना क्रिया का प्रभाव चित्र पर पड़ रहा है, यहाँ कर्म पर। बालक तो करता है, बालक बना रहा है, इस क्रिया का कर्ता बालक है, लेकिन ये जो चित्र है ये कर्म है। और प्रश्न भी पूछकर देखें क्रिया से क्या बना रहा है। क्रिया से प्रश्न पूछना है क्या बना रहा है, उत्तर आया चित्र बना रहा है, उत्तर आ गया हाँ में आया, तो यह क्रिया सकर्मक होगी। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। क्या पीता है, दूध पीता है। किसको मारा, रावण को मारा। किसको पकड़ा, हिरण को पकड़ा। तो ये सकर्मक क्रियाएं होगी। सकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना, बनाना, सुनना, खेलना, बेचना, बुलाना और बोलना।
आदि ये सकर्मक क्रियाएं होती है। एक विशेष बात, सजीव कर्म के साथ में कर्म का विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होता है तथा निर्जीव कर्म के साथ में कर्म का विभक्ति चिन्ह को इसका प्रयोग नहीं होता है। हम यहाँ देखा आपने कि ये चित्र निर्जीव कर्म है तो इसके साथ में को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम लिखें बालक चित्र को बना रहा है तो वाक्य ही हमारा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये चित्र निर्जीव कर्म है, पुस्तक निर्जीव कर्म है, अखबार निर्जीव कर्म है, दूध निर्जीव कर्म है, तो इनके साथ में को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन राम ने रावण को मारा, रावण सजीव है, इसलिए यहाँ इस कर्म के साथ में, सजीव कर्म के साथ में कर्म की विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हो रहा है। हिरण को पकड़ा, अगर यूं लिख दिया जाए शिकारी ने हिरण पकड़ा, राम ने रावण मारा, तो वाक्य अशुद्ध होगा, क्योंकि सजीव कर्म के साथ में को विभक्ति का प्रयोग होगा ही होगा। आइए अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक कर्मक क्रिया अर्थात एक कर्म मौजूद होगा। अगर एक कर्म उपस्थित है तो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। जिस क्रिया के साथ में एक कर्म प्रयुक्त हो या एक कर्म उपस्थित हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, राधा खीर खाती है, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, लड़का आम खा रहा है, नीता खाना पका रही है। इन वाक्यों में केवल एक कर्म उपस्थित है तो यह एक कर्मक क्रिया है। देखिए द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ में दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, रमेश ने मोहन को पुस्तक दी। इस वाक्य में देखिए मोहन को से हमें पता चल रहा है कि इससे पहले वाला जो कर्म होगा वह सजीव होगा, क्योंकि सजीव कर्म के साथ में को विभक्ति का प्रयोग होता है और पुस्तक निर्जीव कर्म है, इसलिए इसके साथ में को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। और दोनों प्रश्नों के हमारे उत्तर मिलते हैं। किसको दी? मोहन को। क्या दी? पुस्तक दी। और करता है देने वाला रमेश। रमेश करता है, देना क्रिया है, लेकिन मोहन को से पता चल रहा है कि सजीव कर्म है और इसके बाद में पुस्तक दी, क्या दी, जवाब आया, तो ये पुस्तक भी कर्म है लेकिन ये निर्जीव कर्म है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसको पिलाती है? बच्चे को पिलाती है। दो कर्म उपस्थित है, बच्चे को सजीव कर्म है, दूध निर्जीव कर्म है। सुरेश रोगियों को फल बांटता है। क्या बांटता है? फल बांटता है। किसको बांटता है? रोगियों को बांटता है, तो द्विकर्मक है। शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। द्विकर्मक है, एक निर्जीव कर्म है, एक सजीव कर्म है। रमेश ने सांप को डंडा मारा। किसको मारा? सांप को। सजीव कर्म। क्या मारा? डंडा मारा, तो ये द्विकर्मक हो गई। लेकिन ध्यान रखना, अगर आ जाए रमेश ने सांप को डंडे से मारा, तो किसको मारा? सांप को। क्या मारा? यहाँ जवाब नहीं आता। क्या मारा? डंडा मारा, तो यहाँ देखिए डंडा मारा, लेकिन किससे मारा? डंडे से मारा। ये जवाब है, डंडे से मारा। किससे मारा? क्या मारा? इसका जवाब नहीं है ये। किससे मारा? डंडे से मारा। और से तो किसका विभक्ति चिन्ह है? करण का, क्योंकि साधन है, ये माध्यम है। किससे मार रहा है? डंडे से मार रहा है। तो यहाँ पर ये जो डंडा है, यहाँ पर ये करण कारक है, न कि कर्म कारक और कारक। तो यहाँ केवल एक ही कर्म है, तो इसमें एक कर्मक क्रिया होगी। रमेश ने सांप को डंडे से मारा, और अगर रमेश ने सांप को डंडा मारा तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ डंडा निर्जीव कर्म हो जाता है और यहाँ डंडा माध्यम बनता है। किससे मारता है? डंडे से मारता, तो यहाँ माध्यम है, यहाँ कर्ण कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कर्म उपस्थित नहीं होगा। जिस क्रिया के साथ में कर्म प्रयुक्त न हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव या क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक होती है। कर्म उपस्थित नहीं है तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ जाएगा। क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि क्रिया से ठीक पहले कर्ता उपस्थित होगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, क्रिया है भौंकना, तो अब यहाँ कोई भौंकने का प्रभाव अगर कर्म होता तो यहाँ पड़ जाता, लेकिन भौंकने से पहले कोई कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कुत्ता पे, और कुत्ता तो कर्ता है। भौंकने का कर्ता कौन है?
कुत्ता है। तो इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कुत्ता पे। और अगर हम प्रश्न भी पूछें क्या भोंकता है, तो कोई जवाब नहीं आता। और अगर गलती से आपका जवाब आ जाए क्या भोंकता है? कुत्ता भोंकता है, तो ये क्या का जवाब नहीं है दोस्तों, ये कौन का जवाब है। कौन भोंकता है? कुत्ता भोंकता है। कौन भोंकता है? कुत्ता भोंकता है। और अगर क्या में जवाब कुत्ता आ भी गया तो कुत्ता तो हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुत्ता यहाँ करता है और हम ढूंढ रहे हैं कर्म। कर्म मिलता तो ये सकर्मक क्रिया होती, लेकिन क्या भोंक रहा है? कुत्ता भोंक रहा है। कुत्ता तो करता है और करता हम नहीं ढूंढ रहे हैं। ये कौन का जवाब है? कौन भोंकता है? कुत्ता भोंकता है। तो ये भोंकना क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। कविता हंसती है। कौन हंसती है? कविता हंसती है। कौन का जवाब आ जाएगा, लेकिन क्या का जवाब नहीं आएगा। कौन हंसती है? कविता हंसती है। क्या हंसती है? क्या का जवाब नहीं आ रहा है। किसको हंसती है? यह भी जवाब नहीं आ रहा। तो जब जवाब नहीं आ रहा है तो अकर्मक क्रिया हो गई। क्या हंसती है? कौन हंसती है? कविता हंसती है। कौन का जवाब आ सकता है, लेकिन क्या का जवाब इसमें नहीं आएगा। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, तो क्या रो रहा है? अगर जवाब आ रहा है बच्चा, बच्चा तो करता है और हम ढूंढ रहे हैं कर्म। जवाब में बच्चा आ रहा है तो ये तो हमारा गलत जवाब होगा, क्योंकि क्या का जवाब बच्चा नहीं आ सकता। ये कौन का जवाब आएगा? कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। तो क्या का जवाब नहीं आ रहा है और किसको रो रहा है इसका भी जवाब नहीं आ रहा है। बच्चा करता है, रोना क्रिया हो गई। तो फिर ये जोर जोर से, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। रोना क्रिया है, लेकिन क्रिया किस प्रकार हो रही है? जोर जोर से हो रही है। क्रिया किस प्रकार हो रही है? तो क्रिया विशेषण, तो हमें क्रिया विशेषण भी नहीं चाहिए। हम तो कर्म को ढूंढ रहे थे, तो इसमें हमें कर्म नहीं मिला। तो रोना क्रिया भी कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। बालक धीरे धीरे चल रहा है, वैसे ही करता बालक है। चलने का काम बालक कर रहा है, तो ये करता है और ये क्रिया है और ये क्रिया विशेषण है। हमें ना करता चाहिए ना क्रिया विशेषण चाहिए। हम कर्ता को ढूंढ रहे थे, कर्म को ढूंढ रहे थे, इसमें हमें कर्म नहीं मिला। क्या चल रहा है? प्रश्न नहीं आया, जवाब नहीं आया इस प्रश्न का। किसको चल रहा है? इस प्रश्न का भी कोई जवाब नहीं मिला। कौन चल रहा है? बालक चल रहा है। कौन का जवाब आ जाता है। कैसे चल रहा है? ये क्रिया विशेषण है। ये कैसे का जवाब है, क्या का जवाब नहीं और किसको का जवाब नहीं। तो चलना क्रिया भी यहाँ अकर्मक हो गई। रमा सो रही है। क्या सो रही है? कौन सो रही है? इसमें रमा आएगा, लेकिन क्या सो रही है इसका कोई जवाब नहीं। किसको सो रही है इसका भी कोई जवाब नहीं। तो ये सोना क्रिया भी कैसी हो गई? अकर्मक। बेल दौड़ता है, वह जा रहा है। क्या जा रहा है? किसको जा रहा है? कोई जवाब नहीं आता। कौन दौड़ता है? इसमें बेल आएगा, लेकिन क्या दौड़ता है? किसको दौड़ता है? कोई जवाब नहीं आता। राम बहुत तेज चलता है। राम करता है। करता हमें नहीं चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं कर्म को, तो इसमें कर्म भी नहीं मिला। ये क्रिया विशेषण है। क्रिया कैसे हो रही है? बहुत तेज हो रही है, क्रिया विशेषण है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाला वाक्य है। परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए। उड़ना क्रिया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, या यूं आ जाए कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रश्न पूछकर देखो क्या उड़ रही है, कोई जवाब नहीं आया। कौन उड़ रही है? इसमें जवाब आएगा चिड़िया। मगर क्या उड़ रही है? इसमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। किसको उड़ रही है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो इन दो प्रश्नों को पूछने से हमें स्पष्ट हो गया कि यह क्रिया कैसी है? अकर्मक है। तो आकाश क्या है? ये अधिकरण में पर में विभक्ति चिन्ह से पता चल रहा है ये अधिकरण कारक है और ये कर्ता कारक है। ये अधिकरण कारक, ये कर्ता कारक। तो इसमें कर्म कारक कहाँ उपस्थित है बताओ? जब कर्म कारक उपस्थित ही नहीं है तो क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक। तो उड़ना क्रिया भी कैसी होगी? अकर्मक होगी। कुत्ता सड़क पर भागता है, कुत्ता सड़क पर दौड़ता है। कुत्ता कारक हो गया, भागना क्रिया हो गई। सड़क पर, में, पे, पर, ये अधिकरण, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह। तो सड़क भी अधिकरण कारक हो गया, इसमें कर्म कारक उपस्थित नहीं है, तो यह भी अकर्मक क्रिया होगी। बिल्ली छत पर सो रही है, फिर अधिकरण कारक, सोना अकर्मक क्रिया है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए। पेड़ से पत्ता गिरता है,
क्या गिरता है, इसमें जवाब मिलता है पत्ता गिरता है, लेकिन फिर भी ये अकर्मक क्रिया है। इसकी अभी हम अलग से चर्चा करेंगे। चूहा बिल में छिप गया, ये अधिकरण कारक चूहा कर्ता हो गया, छिपना क्रिया हो गई। तो इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। क्या छिप गया, कोई जवाब नहीं आता। कौन छिप गया का जवाब आएगा चूहा, लेकिन क्या का जवाब नहीं आता। किसको छिप गया नहीं आएगा। तो ये किसमें, ये तो अधिकरण कारक है। सांप बिल से निकला, निकलना क्रिया और सांप करता है। क्या निकला, कोई जवाब नहीं आया। कौन निकला, हम गलत पढ़ते हैं, गलत बोलते हैं, इसलिए हमारा जवाब क्या से सांप आ जाता है, जो गलत है। कौन निकला, तो सांप निकला, कौन का जवाब आएगा, लेकिन क्या का जवाब नहीं आएगा। क्या निकला, नहीं, कोई जवाब नहीं आया। किसको निकला, कोई जवाब नहीं आया। तो निकला क्रिया सांप करता, सांप करता है, तो करता हमें नहीं चाहिए। और बिल से ये अपादान कारक है दोस्तों, अलग हो रहा है। बिल से अलग हो गया सांप, तो बिल से बिल अपादान कारक हो गया। से हमें पता चल रहा है, इस कारक से हमें पता चल रहा है कि बिल क्या है, अपादान कारक है। तो हमें अपादान कारक भी नहीं चाहिए, हमें कर्ता कारक भी नहीं चाहिए। हम ढूंढ रहे हैं कर्म कारक को, जो कि हमें इस वाक्य में नहीं मिला। तो निकला क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। अब हम देखते हैं पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य को, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें हमें क्या का जवाब मिलता है। लेकिन ध्यान से देखिए, जिस वाक्य में क्रिया हो रही हो तो उसमें कर्ता भी जरूर होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें क्रिया हो रही है, तो बताओ इसमें कर्ता कौन है। इस वाक्य में क्रिया हो रही है तो इसमें कर्ता भी जरूर है, तो कर्ता कौन है। गिरने का काम कौन कर रहा है, पेड़। पेड़ के पास में तो से हमें दिख रहा है, और ये से या तो करण का होता है विभक्ति चिन्ह, या फिर अपादान का होता है। पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो ये तो पेड़ अपादान कारक हो गया। पेड़ अपादान कारक हो गया, तो फिर पत्ता क्या है, गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता कर रहा है। क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है तो कर्ता भी जरूर मौजूद है। इस वाक्य में क्या क्या के उत्तर में पत्ता मिलता है, लेकिन पत्ता कर्म नहीं है, कर्म कारक नहीं है, ये कर्ता कारक। क्यों, क्योंकि गिरने का काम पत्ता कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये कर्ता हो गया। इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। क्या का जवाब आया, मगर हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि गिरने का काम पत्ता कर रहा है, ये पत्ता करता है, और पेड़ अपादान कारक है, पत्ता कर्ता कारक है, और गिरना क्रिया, इसमें कर्म उपस्थित नहीं है, तो गिरना भी अकर्मक क्रिया हो गई। इसमें कर्ता पत्ता हो गया, क्रिया गिरना हो गई, और पेड़ अपादान कारक है, तो यह अकर्मक क्रिया है। और स्वतः संपादित होने वाली क्रियाएं भी अकर्मक होती है। जैसे यहाँ पत्ता गिर रहा है, तो गिरने का कार्य स्वतः ही संपादित हो रहा है। धरती घूम रही है, हमने वाक्य देखा था, ये भी स्वतः संपादित हो रही है। तो स्वतः संपादित होने वाली क्रियाएं, अनायास होने वाली क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती है। पानी बह रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया होगी। धन्यवाद दोस्तों।